मारिया साहिबा, आप देख रही हैं कि एक के बाद एक रिटेलिएशन हो रही है ईरान की जानिब से, और इससे पहले इजराइल ने हमला किया। अब जो ईरान जिस पोजीशन के ऊपर है, हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे ईरान से कि वो फाइट बैक करे, उसके बाद तमाम तर चीज़ें किस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है आपको, और आगे इसका क्या रिजल्ट निकल सकता है? देखें, अभी तक जो है ना जंग एक तरह से अपने पहले हिस्से में है। अभी तक इजराइल के ऊपर इतना नाकाबिल तलाफी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि जब तक वो इजराइल के ऊपर ये नुकसान नहीं लेके आएंगे तब तक ये जंग नहीं रुकेगी। इजराइल जो है एक और टारगेट लिस्ट जो है उसके मुताबिक ईरान के ऊपर हमले करेगा, और जाहिर है इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि ईरान जो है जो कुछ उनके पास मौजूद है उसके मुताबिक जो है मुसलसल जो है अटैक करें, क्योंकि अगर ये नहीं करते हैं तो ये जंग रोकना मुश्किल होगी एक ऐसी सूरत हाल के ऊपर कि जहाँ इजराइल को जो है नुकसान ज़्यादा हो और ईरान को कम। क्योंकि अभी जैसे कि हमने देखा है कि उन्होंने नंताज के बाद अब इस्फहान के ऊपर भी हमला किया और फरोदो पे भी, तो इसका मतलब यही है कि वो एक लिस्ट रखे हुए हैं टारगेट और जिसको वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है मारिया सुल्तान साहिबा, बात यही है कि इजराइल जो टारगेट अपने अचीव कर रहा है वो बिल्कुल वैसे टारगेट हैं जैसे कि नोटेड वे में हों, यानी कहीं ना कहीं से उनको तमाम तर चीज़ों की खबर महसूस हो रही हो कि यहाँ पर तमाम तर टारगेट्स हैं और इन्हीं को हिट करना है, और वो निशाने जो हैं वो बिल्कुल जगह पर लग रहे हैं। ऐसे में ईरान के पास जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उसकी बनस्बत आप क्या देख रही हैं कि हम किस तरीके से इस चीज़ को प्रमोट कर सकते हैं, या इस चीज़ को किस तरीके से आगे लेकर इस इम्पैक्ट को ग्लोबली हम कैसे देख रहे हैं? देखें, इसका इम्पैक्ट ग्लोबली अच्छा खासा खतरनाक आएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है ये अगर हो जाता है, इजराइल इस पर कामयाब हो जाता है, तो मशरक़ वस्ती में इजराइल सबसे डोमिनेंट पावर के तौर पे उभर आएगा और फिर इजराइल को चेक करने वाली कोई ताकत नहीं रह जाएगी। दूसरा मसला दरअसल ये है कि इस वक्त जो वो कहने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी हम इजराइल ये कह रहे हैं कि हम ईरान के ख़िलाफ़ नहीं, ईरान के लोगों के ख़िलाफ़ नहीं, लेकिन हम ईरान की हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं। इसका मतलब ये है कि उनकी पूरी कोशिश है कि ईरान को कमज़ोर दिखाया जाए और उनके दिफा को गैर मौसर किया जाए। अब ऐसी सूरत हाल में कुछ चीज़ें तो ज़ाहिर है बैन अवी तौर के ऊपर देख सकते हैं, जैसे इस्फहान, ये जो मेजर साइट्स हैं इनको हमला करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है वो तो नज़र आती हैं और डिक्लेयर्ड और नोन साइट्स हैं, और IAEA के पास भी उनकी खबरें हैं, उनके तमाम अंदरूनी खतोखाल का भी उनका पता है। लेकिन ये जो ख़तरनाक बात ये है कि ये तमाम एटमी तनसीबात हैं। अगर आप एटमी तनसीबात पे अटैक कर रहे हैं और उनसे जो रेडिएशन निकल रही है उसका जो इम्पैक्ट है वो अभी तक उस पर बात नहीं की जा रही, और दुनिया इस पर खामोश है, और ये एक अच्छी खबर नहीं है ना पाकिस्तान के लिए ना उन तमाम लोगों के लिए जो समझते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात इसका मतलब ये है कि आइंदा मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के अंदर यहाँ ये काम किया जा सकेगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो अहम बात है वो ये कि ईरान को इसका हमला जो है करना ज़रूरी है, और चाहे उसमें रवायती गैर रवायती चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, ड्रोन्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनको एक जगह पे कंसंट्रेटेड अटैक करना चाहिए ताकि जो इम्पैक्ट है वो इजराइल के ऊपर आ सके, वरना इजराइल ये चीज़ जारी रखेगा। अच्छा मारिया साहबा, जैसे कि आपने कहा कि अगर इजराइल बढ़तरी हासिल करता है तो वो डोमिनेशन के तौर पर उभर कर सामने आ सकता है, जो कि नुकसानदेह साबित हो सकता है। लेकिन इस वक्त जो हम नैरेटिव देख रहे हैं, चाहे हम मुस्लिम ममालिक का नैरेटिव देखें, सऊदी अरब है, इसमें पाकिस्तान है, दीगर ममालिक हैं, उनके नैरेटिव हमने थोड़े से चेंज होते हुए देखें। आप क्या समझते हैं कि ये नैरेटिव्स जो है वो कुछ चेंजेस ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकता है, क्योंकि देखें बहरहाल जो चीज़ वाज़ेह है वो ये है कि इजराइल और अमेरिका और हिंदुस्तान एक तरफ खड़े हैं, और बाकी जो इस्लामिक वर्ल्ड है उसको ये बात फैसला करना ज़रूरी है कि वो क्या चाहते हैं। तो ये एक अहम फैसला है और मुस्लिम वर्ल्ड को कुछ ना कुछ करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं करते हैं तो ये ईरान के लिए मुश्किल हो जाएगा कि वो इजराइल से अपने आप की जंग कर सकें, क्योंकि इजराइल ने इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ के ऊपर भी अटैक किया है। ठीक, मारिया साहब ये भी जानना चाहूँगी, जैसे कि कल मुज़ाकरात होने थे एटमी तमाम तर तनसीबात के ऊपर, और जिस तरीके से बात की जा रही है सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कि उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान को हम दावत दे रहे हैं कि मुज़ाकरात कर ले और वो उस पर मान भी जाए। आप नहीं समझती एक तरफ से प्रेशर भी है? कि तो ये मुज़ाकरात तो बेमायनी है। इजराइल ने आके इस्फहान पे आके अटैक कर दिया है, नंताज उड़ा दिया है, तो अब किस चीज़ पे बातचीत करें? पहले तो बातचीत हो रही थी नंताज के ऊपर कि जी उसके अंदर सेंट्रीफ्यूजेस ना लगाए जाएं। जब आपने सेंट्रीफ्यूजेस पे हमला कर दिया तो बातचीत किस बात पर?
तो دیکھیے جب فیسلٹی نہیں بچی تو آپ نے کس پہ بات کرنی ہے؟ مذاکرات اس بات پہ تھے کہ اس فیسلٹی کے اندر آپ کم تعداد میں کم صلاحیت کے اوپر کریں. ہاں اب اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو ایران کے اندر 3,000 سے زائد یا 5,000 سائنسدان ہیں، کیا اب اسرائیل نیکسٹ ٹارگیٹ لسٹ کے اوپر ان کو قتل کرنا چاہتا ہے؟ دیکھیں جو صورتحال ہے وہ تو وہ کر چکے ہیں، جو ملٹری انگیجمنٹ کرنی تھی وہ تو کر چکے ہیں. تمہاری سے واٹ نیکسٹ، ہم اسے کہاں دیکھ رہے ہیں؟ کیا کوئی ثالثی کے لیے بیچ پہ کودے گا؟ دیکھیں ابھی تو کوئی نہیں کودے گا کیونکہ ابھی تک جنگ رکی نہیں ہے، اور جنگ روکنے کے لیے اگر اس وقت روکتے ہیں آپ جنگ تو اس میں جو واحد بینیفیشری ہے وہ اسرائیل ہوگا، کیونکہ اگر جنگ تھوڑا سا طول پکڑتی ہے تو پھر ایران جو ہے کہیں آگے جا سکتا ہے. لیکن اگر جنگ ابھی آپ ختم کرتے ہیں تو اس کا نقصان جو ہے ظاہر ہے ایران کو زیادہ ہوئے گا، کیونکہ ایران کے زیادہ ملٹری ٹارگیٹس انگیج ہوئے ہیں اور بنسبت اس کے کہ اسرائیل کو، کیونکہ اسرائیل کے اوپر بس ابھی 2-3 میزائلز ہیں جو ایکچولی پہنچے ہیں جن تباہ کاری پھیلائی ہے، ان کا بھی تک آئرن ڈوم کام کر رہا ہے. تو ابھی ان پہ جب تک مسلسل کچھ حملے نہیں کیے جاتے تب تک یہ ممکن نہیں ہے کہ اسرائیل کے اوپر یہ بیلنس آف پاور اسٹیبلش ہو سکے. تو ہماری صاحبہ اس طرح کا جو کلچر ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیک سپورٹ بھی زیادہ ہے، اور جو بیک سپورٹ ہے وہ ظاہر ہے سپر پاور ہے، اور جس طریقے سے ایک ملک کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، پھر دیگر تمام تر غزہ کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، وہاں پہ تباہی کے مناظر ہیں. ایسی سچویشن کے اندر جو ہماری جو مسلم ممالک ہیں یا دیگر ہماری جو عالمی برادری ہے اس کو آپ نہیں سمجھتے کہ ایک فورم پر آ جانا چاہیے، آواز بلند کر لینی چاہیے؟ اب دیکھیں آنا تو چاہیے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ جو ایران کی پالیسیز رہی ہیں اس میں سے ایک پالیسی جس کے اوپر انہوں نے شاید زیادہ زور نہیں دیا وہ یہ ہے کہ جتنی اپنی علاقائی طاقتیں ہیں، جیسے پاکستان تھا، جیسے باقی ممالک تھے، عرب ممالک کے جو کچھ بھی ہیں، ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر اور پرائرٹی کے اوپر ان کو استوار کرنے چاہیے تھے، کیونکہ جب تک آپ وہ نہیں کرتے تب تک آپ کے پاس ایک فارورڈ ایک اسٹرانگ ڈپلومیٹک آپ کے پاس ایک اسٹرینتھ نہیں ہے. اس وقت پاکستان جو ایران کے ساتھ کھڑا ہے، اس وقت سعودی عربیہ بھی کھڑا ہے، لیکن جو انیشیٹو ہے ڈپلومیٹک وہ ایران کو لینا پڑے گا اور ایران کے ساتھ سے چیزیں لائی جا سکتی ہیں. اس لیے اس وقت مسئلہ دراصل یہ ہے کہ ساتھ والی ریاستیں آپ کے ساتھ کھڑی تو ہو سکتی ہیں، لیکن جو پرائمری ایفرٹ ہے وہ ایران کو لینا پڑے گا، اور ایران اس وقت وہ پرائمری ایفرٹ لیتا ہوا نظر نہیں آ رہا.